हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम काव्या अग्रवाल और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 1 को करेंगे कंप्लीट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, खत्म करते हैं। हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन समझी थी अकाउंटिंग की। इसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रांचेस, एडवांटेजेस, देन डिसएडवांटेजेस। ये सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो हमें आज पढ़ना है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इतना भारी शब्द पर इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, या फिर एक अच्छा जो अकाउंटिंग होता है, एक अच्छी अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। दैट इज RRCU। ठीक है, हमें यही पढ़ना है इसमें। RRCU क्या है? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और बहुत सिंपल है, जल्दी से समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब कि ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, भरोसा जिस पे आप कर सकते हो। तो इस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में। दूसरा पॉइंट आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस यानी कि जितनी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट मतलब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उनमें डाल रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रेलिवेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और अननेसेसरी चीजें आपको उसमें नहीं डालनी। ठीक है, अननेसेसरी चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी, जितनी जरूरत है उतना ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी की बात हमने लास्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इस तरह से करो कि यार कंपैरिजन हम कर सकें। ठीक है, कि अगर मैंने पिछले साल की बुक्स भी बनाई है और इस साल की बुक्स भी बनाई है तो मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हो सकता है तो यस, आपकी अकाउंटिंग अच्छी है। ठीक है, और कंपैरेबिलिटी में भी 2 पॉइंट्स आते हैं। दो तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक होता है इंटर फर्म। ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन। और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, इंटर फर्म होता है कि दो फर्म्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, दो बिजनेसेस हैं, एक है ए, ठीक है, और एक है बी। तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वो होता है इंटर फर्म। ठीक है, और इंट्रा फर्म क्या है कि एक ही बिजनेस है, उसी के अलग अलग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। या फिर एक ही बिजनेस के हम 2 सालों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरा बिजनेस है और मैं अपने ही बिजनेस में 2 साल की बुक्स को कंपेयर कर रही हूँ, दैट इज इंट्रा फर्म। ठीक है, तो इंटर फर्म में हम दो बिजनेस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और इंट्रा फर्म में हम बस एक ही बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आप देखो, एग्जांपल ले लो यार, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इंटर स्कूल क्या है कि इसमें बहुत सारे स्कूल्स आपस में compete करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, फिर लास्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि जितनी भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, लोग उसे समझ सकें। मतलब कोई अगर पर्सन ऐसा भी है जिसको कॉमर्स का इतना नॉलेज नहीं भी है, या जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो भी आपके अकाउंट्स देख के समझ सके कि हाँ, बिजनेस किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत इजी वे में आप अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करो, प्रिपेयर करो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 पॉइंट्स हैं। RRCU, दैट इज रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, और ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये डन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने इतनी बात कर ली यार, इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर्स को रिक्वायरमेंट होती है। अब यूजर्स होते कौन है? सिंपल चीज है यार, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वो किसी ना किसी के तो यूजफुल है ही ना। ठीक है, जो उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स यानी कि वो लोग जो कि आपके बिजनेस के अंदर रह के ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज। ठीक है, ये आपके बिजनेस के अंदर ही होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मैनेजर्स। ओके, हमारे ओनर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, बिजनेस के मालिक। ठीक है, तो ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। कैसे? एम्प्लॉयज अगर हैं तो वो चाहेंगे कि यार हाँ, उन्हें पता रहे कि बिजनेस कितना कमा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें वेजेस, उनके सैलरी या बोनस मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है। ठीक है, मैनेजर्स, बढ़िया चीज है यार, मैनेजर्स तो डिसीजन ही लेंगे सारे बिजनेस के। जितने भी डिसीजंस हैं बिजनेस के वो सभी मैनेजर्स ही तो लेते हैं। तो डिसीजंस लेने के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह ओनर्स, ओनर्स जो है वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट ही उन्होंने करा है तो उनको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होगी ही होगी। ठीक है, इसके बाद
सेकंड आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? वो लोग जो कि आपके बिजनेस के अंदर नहीं है बट वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बैंक्स। ठीक है, बैंक्स हैं, कस्टमर्स हैं, ओके, आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है जी, और क्या हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो ये सभी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक्स, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। ठीक है, कस्टमर्स चाहेंगे कि हाँ हमें पता रहे कि हम जिस भी बिजनेस से डीलिंग कर रहे हैं उसकी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो पता हो कि हाँ वो बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कितने सालों से वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सप्लायर्स चाहेंगे कि हाँ उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स, अगर कोई लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होगी। ठीक है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। इसी तरह कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आप आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है, रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें भी आप अपने अकाउंट्स शो करते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सब कौन है हमारे पास? एक्सटर्नल यूजर्स। तो दो तरह के यूजर्स हैं, सबसे पहले इंटरनल, दूसरे हैं एक्सटर्नल। ठीक है, ये भी डन। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये है क्या? देखो, डिफरेंस हमने इधर लिखा है। सबसे पहले, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द लेजर अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब याद करो ये हमने अकाउंटिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, अब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ो। इन एडिशन टू बुक कीपिंग, accounting also includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the users of financial statements। मतलब कि बुक कीपिंग में बस हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सब आता है बुक कीपिंग में। ठीक है, बुक कीपिंग में हमने क्या किया? हमने आइडेंटिफाई करा, हमने मेजर करा, हमने रिकॉर्ड करा और क्लासिफाई करा। बट इसके बाद का काम जिसमें हम समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब आता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग में बस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं, बट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तो हो रहा है बट साथ साथ हम समराइजिंग भी कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग भी कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और अकाउंटिंग इज अ सेकेंड स्टेज एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगा उसी के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मेन एम क्या है बुक कीपिंग का? कि आप बस अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सको। बट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन को डिटरमाइन कर सको। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग इज, जो बुक कीपिंग है, दिस जॉब इज इन रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। रूटीन जॉब है, मतलब डेली बेसिस पे ये काम होता है। बुक कीपिंग जो है वो डेली बेसिस पे होगा। ठीक है, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे आपके बिजनेस में, तो आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। तो बहुत रूटीन जॉब है, रेपिटेटिव नेचर की जॉब है। बट अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं बट प्रॉफिट या लॉस तो आप एक ही बार कैलकुलेट करते हो ना। तो अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है। ठीक है, देन लेवल ऑफ स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए आपको किसी भी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, तो ये जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए यस यू नीड सम स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल आपको रिक्वायर्ड होंगी, जिसके लिए हमें सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इंक्लूड होता है? नहीं, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इंक्लूड नहीं होता, बट अकाउंटिंग में हाँ बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आया? और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करे। अब आपको बस एक काम करना है, आप अपनी बुक उठाना और एक बार रीडिंग जरूर करना है इस पूरे ही चैप्टर की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पसंद आती है अगर वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, चीजें समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।